आज तक इसे अच्छा नहीं पढ़ा सका। ठीक हो गया? तो तुम लोगों को मैं अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता हूं, लेकिन गारंटी को नहीं। अच्छा पढ़ाने की कोशिश तो करता हूं, पर गारंटी को नहीं। ध्यान, समझ आ गया? अब डिपेंडेंसी थ्योरी का रेफरेंस नोट कर लो। डिपेंडेंसी थ्योरी का रेफरेंस नोट कर लो। ठीक है? डिपेंडेंसी थ्योरी का रेफरेंस है मेरा बच्चा। ठीक है? डिपेंडेंसी थ्योरी का रेफरेंस है पार्ट 1 चैप्टर 5 पेज 221 टू 227, पेज 221 से 227 तक। ठीक है बच्चों, एक्सप्लेन करना शुरू करूं? ठीक है, ठीक। अब मेरे बच्चों गौर से जरा सुनना, गौर से जरा सुनना। किरण, मुझे डिपेंडेंसी थ्योरी समझाने के लिए एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना। मुझे डिपेंडेंसी थ्योरी में एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है जिसे कहते हैं इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक हो गया? यानी तुम्हें इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट आता होगा तो तुम डिपेंडेंसी थ्योरी समझ पाओगे। तुम्हें, ठीक है, इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट आता होगा तो तुम डिपेंडेंसी थ्योरी समझ पाओगे। तो शीजा बेटा, मैं तुम्हें पहले समझाने लगा हूं कि इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर क्या। अब मेरी बात को गौर से जरा समझना। इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर ये है कि दुनिया में जितना भी लेबर फोर्स है, ठीक है राफिया, दुनिया की जितनी लेबर फोर्स है, राफिया तू भी लेबर फोर्स है, मैं भी लेबर फोर्स हूँ, शिजा भी लेबर फोर्स है, सोनी, किरण, सज्जाद, कामिल, हम सारे के सारे लेबर फोर्स है ना। ठीक है, हम सारे किसी ना किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर ये कहती है कि पूरी की पूरी दुनिया 3 तरह की इंडस्ट्रीज के अंदर डिवाइडेड है। यानी राफिया, दुनिया का हर मुल्क किसी ना किसी लेवल के ऊपर इंडस्ट्री में क्लासिफाई होगा। ठीक हो गया? ये 3 टाइप की इंडस्ट्री क्या है? बेसिक इंडस्ट्री है प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरी इंडस्ट्री है सेकेंडरी इंडस्ट्री, और तीसरी इंडस्ट्री है टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री। कितनी टाइप की इंडस्ट्री? 3 टाइप की इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री। बच्चों ये बात समझ आ गई? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक हो गया? अब प्राइमरी इंडस्ट्री को शीजा बेटा आप नेचुरल इंडस्ट्री भी कहते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री को आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी कहते हैं, और टर्शियरी इंडस्ट्री को आप सर्विसेज सेक्टर भी कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर और नेचुरल रिसोर्स सेक्टर। अब शीजा जरा स्क्रीन के ऊपर देखिए। ठीक है सुनिए बेटा, स्क्रीन के ऊपर जरा देखना। देखो, जो प्राइमरी इंडस्ट्री है ना, इसका काम है कि वो नेचर से रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करे। वो नेचर से रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करे, और नेचर से रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करके इनकी आउटपुट क्या होगी? रॉ मटेरियल। और वो रॉ मटेरियल बनेगी इनपुट सेकेंडरी इंडस्ट्री का। वो रॉ मटेरियल इनपुट किसका बनेगा? सेकेंडरी इंडस्ट्री का। ठीक है? अब सेकेंडरी इंडस्ट्री उस रॉ मटेरियल को किसी फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगी, और इसका आउटपुट क्या होगा? फाइनल प्रोडक्ट, फिनिश्ड गुड। और ये फिनिश्ड गुड ट्रांसफर करेगी टू सर्विसेज सेक्टर। ठीक है? सर्विसेज सेक्टर इस फिनिशिंग गुड के ऊपर डिफरेंट इंटेंजिबल चीजें देगा, जैसे मार्केटिंग करेगा, फाइनेंस करेगा, एडवर्टीजमेंट करेगा, अकाउंटिंग करेगा, ठीक हो गया, पैकेजिंग करेगा, लॉजिस्टिक्स करेगा, और इनका जो प्रोडक्ट है, इनकी जो सर्विसेज है, उसकी बुनियाद पे वो प्रोडक्ट पहुंचेगा एंड कंज्यूमर के पास। एंड कंज्यूमर के पास। ठीक है शिजा बेटा, एग्जांपल जरा समझो। मैं किसान हूं, मैंने उगाए आलू, पेप्सी वालों ने उन आलूओं के बनाए लेस, और लॉजिस्टिक, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, सप्लाई चेन की बुनियाद पे, रिटेलर्स की बुनियाद पे, बैंकिंग सेक्टर की बुनियाद पे वो पहुंचा अपने फाइनल कंज्यूमर के पास।
ठीक हो गया। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या आ जाता है? एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ठीक है, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, एनिमल लाइफ स्टॉकिंग। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? जो रॉ मटेरियल से नेचर को एक्सट्रैक्ट करें। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या आएगा? स्टील मिल, आटा मिल, फ्लोर मिल, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चर, टेक्सटाइल मिल, जो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। और टर्शरी सेक्टर में क्या आ जाता है? बैंकिंग, अकाउंटेंसिंग, फाइनेंस, एचआर, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग। ठीक हो गया। यानी ये सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, वैल्यू एडेड सर्विसेज दे रहे हैं और इनके जरिए चीज पहुंचेगी कंज्यूमर के पास। यहां तक मेरे बच्चों को टाइप ऑफ इंडस्ट्री समझ आ गई? या टाइप ऑफ इंडस्ट्री सब लोगों को समझ आ गई? ठीक है। अब शिजा बेटा जरा कहानी जरा समझिए, शाजी कहानी जरा समझिएगा। प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। यानी सबसे ज्यादा मेहनत प्राइमरी इंडस्ट्री में है, उससे कम मेहनत सेकेंडरी इंडस्ट्री में है, और सबसे कम मेहनत टर्शरी इंडस्ट्री में। यानी सबसे ज्यादा मेहनत करता है किसान, दूसरे नंबर पे मेहनत करता है इंजीनियर, और सबसे कम मेहनत करते हैं एमबीए वाले। ठीक हो गया। लेकिन जब तनख्वाह की बात आती है तो एमबीए वाले की, बैंक वाले की तनख्वाह सबसे ज्यादा, ठीक है, बैंक वाले की तनख्वाह, मीडिया वाले की तनख्वाह सबसे ज्यादा, इंजीनियर की तनख्वाह उससे कम, और किसान के रिटर्न सबसे कम। यानी ग्लोबल वैल्यू चेन में जो सेक्टर सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है और जो बेसिक इनपुट दे रहा है उसका रिटर्न सबसे कम है। और बेटा क्या करते हो? सर मैं एचआर की नौकरी करती हूँ। एचआर में क्या करते हो? सर मैं लोगों के इंटरव्यू कंडक्ट करती हूँ। उसमें क्या, ठीक है, तुम्हारा स्किल क्या है? मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लेती हूँ। इसके अलावा कुछ हो? सर जरूरत पड़े तो मैं मुंह भी बना लेती हूँ। ठीक हो गया। तनख्वाह कितनी है बेटा? 1.5 लाख रुपया। कहानी समझ आई या नहीं आई? तो जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे, लेबर कम होती जाएगी, लेबर कम होती जाएगी, लेकिन रिटर्न बढ़ता जाएगा। पूरी कहानी समझ आ गई मेरा बच्चा? टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री समझ आ गई? ठीक हो गया। अब बच्चों अगली कहानी जरा समझिएगा। किरण अगली कहानी जरा समझ। हर मुल्क की इकोनॉमी इन्हीं डिवीजन ऑफ लेबर्स में बटी हुई। बात समझ आई मरियम या नहीं आई? जैसे ये हर मुल्क की इकोनॉमी इसी तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में बटी हुई। ठीक हो गया। अब दुनिया के बास ममालिक ऐसे होंगे जिनकी इकोनॉमी पूरी की पूरी प्राइमरी इंडस्ट्री पे बेस करी होगी। मरियम हम बचपन से सुन रहे हैं ना, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी। सुन रहे या नहीं सुन रहे? तो एग्रीकल्चर कौन सा लेवल ऑफ इंडस्ट्री है? प्राइमरी प्राइमरी लेवल ऑफ इंडस्ट्री। ठीक हो गया। एग्रीकल्चर कौन सा लेवल ऑफ इंडस्ट्री है? प्राइमरी लेवल ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है। तो हर मुल्क की इकोनॉमी किसी ना किसी, ठीक है, किसी ना किसी इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर की हायरार्की में फॉल करेगी। अब उस दफा बाज मुल्क हैं जिनकी इकोनॉमी में डोमिनेंट फैक्टर है टर्शरी सेक्टर। ठीक है उज़ैफा? ऐसे मुल्कों को कहा जाता है सेंटर ऑफ सेंटर इकोनॉमीज। ऐसे ममालिक जिनकी इकोनॉमी में प्रीडोमिनेंटली टर्शरी सेक्टर है, ऐसी इकोनॉमीज क्या कहलाती हैं? सेंटर ऑफ सेंटर। फिर बाज ममालिक ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग या एडवांस्ड सेकेंडरी इंडस्ट्री है। ऐसे मुल्कों को कहा जाता है पीसी, पेरिफेरी ऑफ सेंटर। ठीक है। जिन मुल्कों की पूरी इकोनॉमी टर्शरी सेक्टर पे बेस करती है वो कहलाते हैं सेंटर ऑफ सेंटर इकोनॉमीज।
जिनकी एडवांस सेकेंडरी के ऊपर है वो कहलाते हैं पेरिफेरी ऑफ सेंट्रल इकोनॉमी। फिर बास मुल्कों वो हैं जिनकी इकोनॉमी बेसिक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी, बेसिक सेकेंडरी इकोनॉमी, ठीक है, तो ऐसे मुल्क कहलाते हैं सेंटर ऑफ पेरिफेरी। और बाज ममालिक ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी आज भी, ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री पे बेस करती है, यानी उनकी प्राइमरी इकोनॉमी है। ऐसे मुल्कों को क्लासिफाई किया जाता है एज पेरिफेरी ऑफ पेरिफेरी इकोनॉमी। सोनी बेटा, तो आप मुल्कों की इकोनॉमी को देख के उन्हें चार कैटेगरीज में प्लेस करते हो: सेंटर ऑफ सेंटर, पेरिफेरी ऑफ सेंटर, सेंटर ऑफ पेरिफेरी और पेरिफेरी ऑफ पेरिफेरी। डन हो गया मेरा बच्चा? सेंटर ऑफ सेंटर, पेरिफेरी ऑफ सेंटर, सेंटर ऑफ पेरिफेरी और पेरिफेरी ऑफ पेरिफेरी। अब सोनी बेटा जरा स्क्रीन के ऊपर देख मैं कैसे इस चीज को बिल्ड करता हूं। राफिया बेटा, ठीक है, इथियोपिया अफ्रीका के किसी मुल्क से एक्सट्रैक्ट होगी आयरन ओर्स, रॉ आयरन एक्सट्रैक्ट होगा, ठीक है सोनी बेटा, ठीक है। इनका ये आउटपुट जाएगा सेंटर ऑफ पेरिफेरी के पास, जैसे कि ब्राजील, जैसे कि इंडिया, जैसे कि इंडोनेशिया। और वो उस रॉ मटेरियल को स्टील के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो वो रॉ आयरन को स्टील के अंदर कन्वर्ट करेंगे थ्रू प्रोसेसिंग। इनका ये स्टील जाएगा जापान के पास, जर्मनी के पास, और वो इससे कोई मेगा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, कोई कैटरपिलर बनाएंगे, कोई गाड़ी बनाएंगे, उस स्टील की बुनियाद पे कोई गाड़ी बनाएंगे। और इनका फिनिश्ड प्रोडक्ट थ्रू सप्लाई चेन सिस्टम्स, थ्रू बैंकिंग सिस्टम्स, ठीक हो गया, आप यूके, यूएसए टर्शरी इकोनॉमीज के जरिए वो लोगों तक पहुंचेगा, कंज्यूमर तक पहुंचेगा। मेरा बच्चा ग्लोबल वैल्यू चेन समझ आ गया? सोनी बेटा ग्लोबल वैल्यू चेन समझ आ गया? ठीक हो गया। लेकिन ठीक है, अब मेरे बहनों भाइयों प्लीज कॉन्सेप्ट जरा समझिएगा, ठीक है। रॉल प्रेबिसिच, राहुल ड्रेविड, सॉरी, राहुल प्रेबिसिच, ठीक हो गया। इसने डिवीजन ऑफ लेबर की बुनियाद पे दुनिया को, इकोनॉमी को चार कैटेगरीज के अंदर डिफाइन किया: सेंटर ऑफ सेंटर, पेरिफेरी ऑफ सेंटर, सेंटर ऑफ पेरिफेरी और पेरिफेरी ऑफ पेरिफेरी, ठीक हो गया। सेंटर ऑफ सेंटर सर्विसेज जैसे कि यूएसए और यूके, पेरिफेरी ऑफ सेंटर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे जापान और जर्मनी, सेंटर ऑफ पेरिफेरी बेसिक मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि इंडिया और ब्राजील, और पेरिफेरी ऑफ पेरिफेरी नेचुरल सेक्टर जैसे कि बांग्लादेश और इथियोपिया। अब किरण इसका ये मतलब नहीं है कि पेरिफेरी ऑफ पेरिफेरी के अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी नहीं, होगी, लेकिन प्रीडोमिनेंटली इनकी इकोनॉमी नेचुरल इंडस्ट्री के ऊपर रिलाई कर रही होगी। अगर मेरे बहनों भाइयों को जहां तक कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो मुझे ओके कॉल दो। अगर यहां तक कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो मुझे ओके कॉल दो। ठीक है, अब किरण बेटा आई होप सो ये डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है, ठीक हो गया। लेकिन ये सेंटर ऑफ सेंटर का रिटर्न सबसे ज्यादा है, सेंटर ऑफ सेंटर का रिटर्न सबसे ज्यादा है, लेकिन इनकी ग्लोबल वैल्यू चेन में मेहनत सबसे कम है, ठीक है। और बाकी ग्लोबल वैल्यू चेन के सारे लोग एंड कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए इनके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक हो गया। राफिया बेटा प्रीडोमिनेंटली, प्रीडोमिनेंटली मैंने क्या कहा कि हर इकोनॉमी में हर तरह का एलिमेंट मिलेगा, लेकिन प्रीडोमिनेंटली कोई एक चीज एग्जिस्ट करी होगी। अच्छा राफिया, आगे जाके फिर ये चीज कंफ्यूजन करेगी, तो इधर एक ही चीज अभी नोट करें। एक टर्म होती है, ठीक है, इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन,
एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसे कहा जाता है इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन। राफिया समझ आ गई? अब इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन वो होती हैं कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान प्रीडोमिनेंटली ये इकोनॉमी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान इस सेक्टर की तरफ जा रही है। ठीक हो गया? तो ऐसी इकोनॉमी जो एक स्केल से दूसरी साइड पे कन्वर्ट कर रही हो, ऐसी इकोनॉमीज को, ठीक है, इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन बोला जाता है। तो पाकिस्तान एट मोमेंट इज एन इकोनॉमी इन ट्रांजिशन। ठीक हो गया मेरा बच्चा? अब मेरा बच्चा, मैं अब डिपेंडेंसी थ्योरी बताने लगा। राफिया बेटा कहानी जरा समझें, कहानी बड़ी दिलचस्प है। कहानी इतनी दिलचस्प है कि जिंदगी का मजा आ जाएगा। डिपेंडेंसी थ्योरी मेरा बच्चा एक, ठीक है, अजम्पशन, एक सवाल से शुरू होती है कि बाज मुमालिक हमेशा अंडर डेवलप्ड या दूसरों पे इकोनॉमिकली डिपेंडेंट क्यों रहते हैं? बाज मुमालिक हमेशा अंडर डेवलप्ड या इकोनॉमिकली दूसरों पे डिपेंडेंट क्यों रहते हैं? राफिया, सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान हमेशा अपनी मुल्क की इकोनॉमी चलाने के लिए IMF, अमेरिका, सऊदी अरब, चाइना states always remain economically dependent on others या underdeveloped? राफिया बेटा, अब ये MCQ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, पाकिस्तान में करप्शन है। ऑप्शन नंबर 2, पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर 3, पाकिस्तान में लीडरशिप का क्राइसिस है। ऑप्शन नंबर 4, पाकिस्तान के अंदर कोई रिसोर्सेज की कमी है या रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। या ऑप्शन नंबर 5, ऑल ऑफ अबव। पाकिस्तान हमेशा इकोनॉमिकली दूसरों पे डिपेंडेंट क्यों रहता है? करप्शन मसला है, गलत इकोनॉमिक पॉलिसी मसला है, इमरान खान जैसे लीडर्स मसला है, ठीक हो गया, रिसोर्सेज की कमी मसला है, या ये सारे ही मसले? हाँ जी, लगाने शुरू करो तुक्के। जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है वो मेरा सरप्राइज खराब ना करें। ठीक हो गया? तो सज्जाद, इसका जवाब है नन ऑफ अबव। इसका जवाब क्या है? नन ऑफ अबव। ठीक हो गया? ये कहता है कि ये मसले नहीं हैं, ये मसले के इफेक्ट्स हैं। दीज आर नॉट द कॉजेज, दीज आर द इफेक्ट्स। कॉज ये है कि इंटरनेशनल सिस्टम डिजाइन ऐसा कर दिया गया है कि पिंड का चौधरी रहे और पिंड का कमी रहे। ठीक हो गया? अमेरिका रहे और पाकिस्तान रहे। ये बात समझ आई या नहीं आई? आयशा बेटा, ये बात समझ आ गई? ठीक हो गया? ये कहता है कि ये कॉजेज नहीं है, ये इफेक्ट है। कॉज ये है कि इंटरनेशनल सिस्टम डिजाइन ही ऐसा कर दिया गया है कि बाज मुल्क हमेशा इकोनॉमिकली डिपेंडेंट रहें और बाज मुल्क हमेशा इकोनॉमिकली उन पे डिपेंडेंट रहें। तो ये कहता है कि ये कॉजेज नहीं है, ये इफेक्ट है। आई होप सो मेरे बच्चों को यहाँ तक कहानी समझ आ गई। अगर कहानी यहाँ तक समझ आ गई तो मुझे ओके कॉल दो। ठीक हो गया? अब मेरे बहनों भाइयों, ये कॉजेज नहीं है, ये इफेक्ट है। अब मेरा बच्चा शिजा बेटा देख, शिजा इससे आगे जाने से पहले ना मैं एक एनालॉजी के जरिए बात को बिल्ड करता हूँ। सिंध का सरकारी स्कूल इसलिए ठीक नहीं होता
कि अगर मजारे का बच्चा पड़ गया तो वडेरे की जमीन पे कौन काम करेगा? धंधा है पर गंदा है। बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, पिंड का चौधरी पिंड में, गांव का चौधरी गांव में ऐसा सिस्टम एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा कि उसकी चौधराहट का स्टेटस को बरकरार है। पूरी बात समझ आ गई? तो ये कहता है कि भाई करप्शन, फ्लॉड इकोनॉमिक पॉलिसी, लीडरशिप क्राइसिस, लैक ऑफ रिसोर्सेज मसला नहीं है, बल्कि ये मसले के इफेक्ट है। मसला ये है कि इंटरनेशनल सिस्टम डिजाइन ऐसा कर दिया गया है कि पिंड का चौधरी रहे और पिंड का कमी रहे। अब राफिया बेटा, हमने ये डिस्कस करना है कि ये सिस्टम चलता कैसे। मेरी बात जरा समझनी है। ये कहता है कि दुनिया में 4 तरह के मुल्क हैं। अब स्क्रीन के ऊपर देखना है, बहुत सारी ट्रांजिशन है। सेंटर ऑफ सेंटर, पेरिफेरी ऑफ सेंटर, सेंटर ऑफ पेरिफेरी और पेरिफेरी ऑफ पेरिफेरी। कहानी समझ आई या नहीं आई? सेंटर ऑफ सेंटर, पेरिफेरी ऑफ सेंटर, सेंटर ऑफ पेरिफेरी और पेरिफेरी ऑफ पेरिफेरी। राफिया बेटा जरा स्क्रीन के ऊपर देखिए। ये कहता है कि पेरिफेरी ऑफ पेरिफेरी रॉ मटेरियल के मद में सेंटर ऑफ पेरिफेरी की भी रिक्वायरमेंट्स पूरी करती है, पेरिफेरी ऑफ सेंटर की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करती है और सेंटर ऑफ सेंटर की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करती है। लेकिन अपनी इकोनॉमी के लिए, अपने रिटर्न के लिए इन तीनों पे डिपेंडेंट है। यानी ये पिंड का चौधरी है, ये पिंड का कमी है, ये पिंड का मजारा है, ये छोटे चौधरी की भी टांगें दुबाता है, दरमियाने चौधरी की भी टांगें दुबाता है और बड़े चौधरी की भी टांगें दुबाता है। लेकिन अपने घर को चलाने के लिए ये इन तीनों पे डिपेंडेंट है। ये मेहनत सबसे ज्यादा करेगा, सुबह सबसे पहले उठेगा, रात को सबसे आखिर में सोएगा, लेकिन ये थोड़े से रिटर्न लेगा सबसे ज्यादा मेहनत करके भी, और अपने रिटर्न के लिए भी ये इन तीनों पे डिपेंडेंट होगा। राफिया बेटा बात समझ आ गई? ठीक हो गया? राफिया बेटा ये बात समझ आ गई? अब आगे चलने लगा हूं। अब मैं दूसरी चीज के ऊपर आने लगा हूं। ठीक है, दूसरी चीज ये कहता है सेंटर ऑफ पेरिफेरी, पेरिफेरी ऑफ पेरिफेरी को तो एक्सप्लॉइट करेगा, लेकिन ये अपने रिटर्न के लिए पेरिफेरी ऑफ सेंटर पे भी डिपेंडेंट होगा और सेंटर ऑफ सेंटर के ऊपर भी डिपेंडेंट होगा। यहां तक मेरे बच्चों को बात समझ आ गई? यहां तक मेरे बच्चों को बात समझ आ गई? और ये कहता है कि पेरिफेरी ऑफ सेंटर सेंटर ऑफ सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट होगा, सेंटर ऑफ सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, लेकिन जो सेंटर ऑफ सेंटर है ये इन तीनों को एक्सप्लॉइट करेगा और तीनों रिटर्न्स के लिए इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। राफिया बेटा ये कहानी पूरी की पूरी समझ आई या नहीं आई? ये पूरी की पूरी कहानी समझ आई या नहीं आई? यानी यूएसए, यूके अपने बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, अपने करेंसी सिस्टम के थ्रू, अपनी एडवर्टाइजमेंट फंक्शन के थ्रू पेरिफेरी ऑफ सेंटर को भी कंट्रोल करेगी, सेंट्री और पेरिफेरी को भी कंट्रोल करेगी, पेरिफेरी ऑफ पेरिफेरी को भी कंट्रोल करेगी, खुद चौधरियों की तरह बैठेगी, 100 जूते भी मारेगी, 100 प्याज भी खिलाएगी और इन तीनों की मेहनत को एक्सप्लॉइट करके खुद चौधरी रहेगी। अब राफिया बेटा ठीक हो गया? तो पहली रीजन क्या हो गई कि इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर ही ऐसा डिजाइंड है कि पेरिफेरी ऑफ पेरिफेरी की इकोनॉमीज पेरिफेरी पे ही रहें और आप सेंटर ऑफ सेंटर की इकोनॉमी सेंटर ऑफ सेंटर पे ही रहें। यहां तक बात समझ आई है या नहीं समझ आई? अगर यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया तो प्लीज मुझे ओके कॉल दीजिए। सेंटर ऑफ पेरिफेरी की इकोनॉमी पेरिफेरी के ऊपर ही रहे और सेंटर ऑफ सेंटर की इकोनॉमी सेंटर ऑफ सेंटर के ऊपर ही रहे। अगर यहां तक बात क्लियर हो गई है तो मुझे ओके कॉल दें। अब राफिया समझाता हूं, शहबाज समझाता हूं। सबर कर जा सोनी, अभी मुझे पूरा कॉन्सेप्ट तो पढ़ाने थे। मनहूस औरत पहले इतनी जंप कर रही है, इसे चेंज कैसे किया जा सकता है।
निकम्मी। ठीक हो गया? तो मेरा बच्चा, अब सवाल ये पैदा होता है कि पेरिफेरी या पेरिफेरी को किसी बावले ने काटा। ये ना रहे ना पेरिफेरी या पेरिफेरी, ये अपने मुल्क में इंडस्ट्री लगाए, ये अपनी इकोनॉमी को एडवांस करे। ठीक है सोनी बेटा? ये सवाल लॉजिकल पैदा होता है, मजारे को किसने रोका है कि वो मजारा ही दे? जरा वो कोई मेहनत करे, कोई स्किल है, कोई आगे बढ़े। सोनी बेटा, सवाल उठता है या नहीं उठता? लेकिन ये डिपेंडेंसी थ्योरी कहती है कि वो चाह के भी ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? वो चाह के भी सोनी बेटा ऐसा नहीं कर सकता। सोनी बेटा क्यों? ये कहता है हर मुल्क में एक छोटी सी कैपिटलिस्ट क्लास है। ठीक हो गया? हर मुल्क में एक छोटी सी कैपिटलिस्ट क्लास है जिनके दरमियान आपस में क्लास आइडेंटिटी और क्लास कॉन्शियसनेस है, जिनकी आपस में क्लास आइडेंटिटी और क्लास कॉन्शियसनेस है। ठीक है बच्चा? कहानी शाजी, कहानी जरा समझिएगा। शाजी कहानी बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है। ये कहते हैं ये चाह के भी ये पॉलिसी चेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हर मुल्क में एक छोटी सी कैपिटलिस्ट क्लास है। यहां का इसहाकदार, यहां की मरियम नवाज, यहां के कतरी शहजादे की दोस्त है। यहां का कतरी शहजादा यहां के बिल गेट्स का दोस्त है। यहां का बिल गेट्स यहां के इसहाकदार का दोस्त है, और यहां का इसहाकदार यहां के असद उमर का दोस्त है। ठीक हो गया? तो ये कहता है कि भाई हर मुल्क में एक छोटी सी कैपिटलिस्ट क्लास बैठी है। ठीक है? हर मुल्क में एक छोटी सी कैपिटलिस्ट क्लास बैठी है जिनके आपस में इंटरेस्ट आइडेंटिकल है। ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये एक दूसरे के साथ अलाइंड है। ठीक है? शाजी एक बात सोचिएगा। ठीक हो गया? अल्लाह की कसम, अगर मेकअप के अलावा देखा जाए तो मेरा रंग मरियम आपा से ज्यादा गोरा है। कतरी शहजादा साला मुझे क्यों नहीं खत लिखता, मरियम आपा को क्यों लिखता? मतलब मैं अपाज हूं, मेरी टांगे टूटी हुई हैं। ठीक है? अगर आप रियलिटी में गौर करो, मेरी आंखें भी उतनी मोटी हैं जितनी मरियम आपा की है, मुझे उल्ली लगी हुई है। बात समझ आइए नहीं? तो ये कहता है कि इस क्लास की आपस में, कामिल तू घटिया आदमी है बुनियादी तरह। ठीक है? ये कहता है कि इस क्लास की आपस में इंटरेस्ट अलाइंड है, इस क्लास के आपस में क्लास है। ठीक है? तो यहां का इसहाकदार वो पॉलिसी बनाता है, ठीक है, जो यहां के इसहाकदार को फेवर करती है। यहां का इसहाकदार वो पॉलिसी बनाता है जो यहां के इसहाकदार को फेवर करती है। यहां का इसहाकदार वो पॉलिसी बनाता है जो यहां के इसहाकदार को फेवर करती है। यहां का इसहाकदार वो पॉलिसी बनाता है जो यहां के इसहाकदार को मैटर करती है, और यहां का इसहाकदार वो पॉलिसी बनाता है जो यहां के इसहाकदार को मैटर करती है। तो ये कहता है कि ये क्लास आपस में, इस क्लास के आपस में इंटरेस्ट मिले हुए हैं। चुनाचे, ठीक है, ये अपनी मुल्क या अपनी आवाम के इंटरेस्ट में पॉलिसीज नहीं बनाते, ये अपनी क्लास के इंटरेस्ट में पॉलिसीज बनाते हैं। आई होप से मेरे बच्चों को यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक हो गया? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद मैंने बहुत सारी टेक्निकल बातें करनी है। आई होप सो मेरे बच्चों को यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये कहता है कि भाई तीन रीजन की वजह से, तीन रीजन की वजह से बाज मुल्क हमेशा इकोनॉमिकली दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। नंबर वन, इंटरनेशनल डिवीजन शेप ही ऐसा कर दिया गया है, ठीक है, कि पेरिफेरी के मुमालिक पेरिफेरी पे रहे, सेंटर के मुमालिक सेंटर पे रहे। नंबर दो, हर मुल्क के अंदर एक इंटरनेशनल कैपिटलिस्ट क्लास है, उनके दरमियान क्लास कॉन्शियसनेस है, और क्लास कॉन्शियसनेस के जरिए वो इस सिस्टम को प्रमोट करते हैं, एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। ठीक है शीजा बेटा? अब यहां पे एक जुमला नोट करी शीजा, बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला शीजा, बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला। ठीक हो गया?
इकोनॉमीज ऑपरेट, ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ हार्मनीज एंड डिसहार्मनीज ऑफ इंटरेस्ट। जुमला नोटेड, इकोनॉमीज ऑपरेट on basis of harmony and disharmony of interest। बच्चों ये जुमला नोट कर लिया तो मुझे ओके कॉल दो। इकोनॉमीज ऑपरेट ऑन बेसिस ऑफ, ठीक है, हार्मनीज एंड डिसहार्मनीज ऑफ इंटरेस्ट। साथ देख, ये 80% अवाम है, ये 80% अवाम है, और ये कैपिटलिस्ट क्लास है। ये 80% अवाम है और ये उस मुल्क की कैपिटलिस्ट क्लास है। ऐसे ही है ना राफिया, ये कैपिटलिस्ट क्लास है, ये अवाम, ये कैपिटलिस्ट क्लास है, ये अवाम। डन हो गया राफिया बेटा? राफिया बेटा डन हो गया? ठीक हो गया? अब राफिया मेरा प्यारा बच्चा ये कहता है कि इस क्लास का अवाम के साथ डिसहार्मनी ऑफ इंटरेस्ट है, और इस क्लास का दूसरे मुल्क की इस क्लास के साथ हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट। बात समझ आ गई राफिया? इन शॉर्ट, नवाज शरीफ का अवाम के साथ डिसहार्मनी ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन उसका कतरी शहजादे के साथ हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये कहता है कि ये कैपिटलिस्ट क्लास वो पॉलिसी बनाती है जिसका आपस में हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट होता है। दूसरी बात राफिया बेटा, तूने ये नहीं पूछा कि हसन भाई ये आप पहले तो कंसेंट्रिकली समझा रहे थे, अब आपने इस तरीके से डायगोनली क्यों समझाया? ये सेंटर ऑफ सेंटर के मुमालिक कौन है? यूएसए, यूके, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज। राफिया बेटा ये पेरिफेरी ऑफ सेंटर के कंट्रीज कौन है? जापान, ठीक है, रशिया, एडवांस्ड इकोनॉमीज, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज। ये नॉर्थ नहीं है, ये नॉर्थ नहीं है, ऐसा ही है ना, ग्लोबल नॉर्थ नहीं है, और ये तो पूरे का पूरा ग्लोबल साउथ नहीं है, भूखे नंगे यतीम मस्कीन। तो ये कहता है कि इनका आपस में हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट है नॉर्थ का, और इनका साउथ के साथ डिसहार्मनी ऑफ इंटरेस्ट। इन मुल्कों में कौन है? सीधा गौर तो कर, G20, G8। तो ये कहता है कि भाई ये चौधरी आपस में मिले हुए हैं, ये IMF के जरिए, वर्ल्ड बैंक के जरिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, बैंकिंग सिस्टम्स के जरिए, डिजिटल करेंसी के जरिए, डॉलर के जरिए, पेट्रो डॉलर के जरिए ये जानबूझ के ऐसी पॉलिसियां बनाते हैं कि थर्ड वर्ल्ड के अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हमेशा इन पे डिपेंडेंट है। ठीक है शिजा बेटा? शिजा अब अगली एग्जाम्पल जरा समझनी है, जिंदगी की चस आ जाएगी। कहानी जरा समझी, ठीक है? किरण कहानी जरा समझी, कहानी बड़ी टेक्निकल है। किरण, इन्होंने उगाए आलू, सॉरी, इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया आयरन, ठीक है, 10 रुपए में वो आयरन बेचा इन्हें, इन्होंने वो बनाई स्टील, स्टील बेची 1000 रुपए में, इन्होंने उस स्टील को बनाया गाड़ी, इन्होंने गाड़ी बेची 10 लाख में, ठीक हो गया? और ठीक है, इन्होंने वो गाड़ी बेची 1 लाख में, और सेंटर ऑफ सेंटर ने वही गाड़ी कंज्यूमर को बेची 10 लाख। कहानी समझ आई या नहीं आई? किरण कहानी समझ आई या नहीं आई? अब अगर रियलिटी देख तो किरण ये कमा रहा है 10 रुपए, किरण ये कमा रहा है 10 रुपए, ठीक है, ये कमा रहा है 1000 रुपए, लेकिन इन्हें भी तो गाड़ी चाहिए ना, तो ये गाड़ी खरीदेगा 10 लाख में, ये गाड़ी खरीदेगा 10 लाख में, ठीक है, चुनाचे कमाएगा 10 लाख, कमाएगा 10 लाख, और इन्हें देगा 9,99,990 रुपए।
और ये इन्हें ही वापस कर देगा 9,99,000 रुपया। किरण बेटा यहां तक बात समझ आई या नहीं है? अभी कहानी समझ नहीं होगी, ठीक है, अभी कहानी खत्म नहीं होगी। इतना पैसा तो इनके पास है ही नहीं, तो इन्हीं के बैंकों के पास जाएगा और इन्हें कहेगा मैंने नोट लिखा, मेरा मूड बना, इन्हीं से कर्जा लेगा, और ये जो थोड़ा बहुत पैसा आएगा वो कर्जा इन्हीं को ही वापस करेगा। ठीक हो गया? चुनाचे, इन मुल्कों से आउटफ्लो ऑफ कैपिटल हमेशा ज्यादा होगा, इनफ्लो ऑफ कैपिटल हमेशा कम होगा, और ये एंड प्रोडक्ट्स के लिए डिपेंडेंट भी इन्हीं मुल्कों के अंदर रहेंगे। काफिया बेटा तूने एक बात नोट की है और बड़ी टेक्निकल बात है, ठीक है? काफिया बेटा तूने एक बात नोट की और बड़ी टेक्निकल बात है। गोरे ने इधर सड़कें बनाई हैं, गोरे ने इधर बला बला किस्म की 12 दरियां, मीनारे पाकिस्तान, शाही मस्जिदें, बला बला किस्म की बिल्डिंग्स बनाई हैं। उसने यहाँ पे रेलवे नेटवर्क बनाया है। राफिया मैं गलत तो नहीं बोल रहा, लेकिन गोरे ने यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगाई। राफिया कहानी समझ आई? कॉलोनियल मेंटालिटी समझ आ गई? अगर इन लोगों को इंडस्ट्री बनाने आ गई तो मियां साहब ने यहाँ पे मोटरवे बनाई है, मेट्रो बनाई है, लेकिन सरकार की स्टील मिल नहीं चलने दी, वो इत्तेफाक फाउंड्री कहीं बिका है। तो हर मेट्रो के पीछे भी कोई धंधा है, और मेट्रो रोड पे क्यों नहीं बन सकती, ऊपर क्यों बनती है? क्योंकि पाइल के अंदर सरिया लगता है, ठीक है? तो किसी का सरिया बेचने के लिए कोई रोड तो बनानी पड़ती है ना। धंधा है पर गंदा है, तो ये कॉलोनियल मेंटालिटी हर जगह पे प्रिवेल करती है। पूरी कहानी समझ आ गई? ठीक हो गया? लेकिन शाह जी जैसे क्लास में लोग बैठे हैं जो कहते हैं खाता है पर लगाता भी तो है ना, और डंगरो। आई होप मेरे बच्चों को ये पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक हो गया? तो ये कहता है कि मेरे बहनों भाइयों, ठीक है, ये एक ऐसा चेन है कि क्या, ठीक है, आप चाह के भी इस वर्लपूल से नहीं निकल सकते। कामिल, मैं अक्सर औकात, ठीक है, प्राइवेट मीटिंग के अंदर, मैं प्राइवेट मीटिंग के अंदर मैं नून लीग की इकोनॉमी को पता है कैसे एक्सप्लेन करता हूँ? कामिल, किसी ने तेरी टांग काटी, वो टांग बेची किसी कसाई को, उस कसाई ने वो टांग बेची किसी होटल वाले को, होटल वाले ने होटल वाले ने उस टांग की बनाई कढ़ाई। तुझे बेगम कहती है जानी आज आना, बाहर खाना खाते हैं, ठीक हो गया? तू गया, तूने 10 रुपए की अपनी टांग बेची थी, तू होटल में खाना खाने के लिए गया, तूने 1000 रुपया बिल दिया, अपनी टांग जो 10 में बेची 1000 रुपए में उसकी 2 बोटियां खा के आ गया, ठीक हो गया? और साथ उस खोते के पुत्र को 100 रुपए तूने टिप भी दी, और वापस आके कहा आज तो खाने की चस्सी आ गई, कभी कभी बाहर जाके खाना खाना चाहिए। अल्लाह की कसम हमारे साथ ये हुआ, ठीक हो गया? तो हमारी इकोनॉमी ऐसे चलती थी, लेकिन दुनिया बड़ी खुश थी कि और मैकडॉनल्ड्स में खाना खा के आए, किस कीमत पे खाना खा के आए हैं उस कीमत का आप लोगों को पता नहीं है, ठीक हो गया? इस टाइम जो कुछ होने की कोशिश की जा रही है, आपको कहा जा रहा है कि घर का खाओ और कद्दू खाओ, आपको बुरा तो लगेगा ना, क्योंकि पुराने वाला खाता था पर लगाता भी तो था ना, और डंगरो। ठीक है उजैफा, एम पीछे से गाना नहीं चलता, मुझे तो तेरी लत लग गई, जमाना कहे लत ये गलत लग गई। तो ये जो लत गलत लगती है ना, वो इस तरीके से लगती है, ठीक है? अब मेरा बच्चा, ठीक हो गया? राफिया बेटा अगली बात जरा समझ। अब सवाल ये पैदा होता है, शाह जी, सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस डिपेंडेंसी सिंड्रोम से कोई मुल्क निकल सका? तो इसका जवाब है हाँ। वो मुल्क निकले
जिन्होंने अपना रॉ मटेरियल औने पौने, ठीक है, पेरिफेरी ऑफ सेंटर को बेचने की बजाय, सेंटर ऑफ पेरिफेरी को बेचने की बजाय अपने मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन की और औने पौने दामों रॉ मटेरियल बेचने की बजाय एंड प्रोडक्ट बेच के ज्यादा मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। ऐसे मुल्कों को कहा जाता है एशियन टाइगर्स। लाफिया पुत्र, कहानी समझ आ गई? यानी जिन लोगों ने रॉ मटेरियल की बजाय अपने मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन करके, अपने मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन करके, ठीक है, औने पौने दामों, ठीक है, रॉ मटेरियल बेचने के बजाय फिनिश गुड बेच के ज्यादा मुनाफा कमाना शुरू कर दिया, ऐसे मुल्कों को कहते हैं एशियन टाइगर्स। उनमें एशियन टाइगर्स कौन है? साउथ कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, तुर्की, चाइना। ठीक हो गया? तो मेरा बच्चा साथ, अगर मैं वन लाइन में जवाब दूं कि इस डिपेंडेंसी सिंड्रोम से कैसे निकला जा सकता है, तो उसका जवाब है इंडस्ट्रियलाइजेशन। मियां साहब ने जो कुछ मर्जी किया, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं की। पहला पॉइंट समझ आ गया? पहला पॉइंट समझ आ गया? चुनाचे डिपेंडेंसी सिंड्रोम से निकलने का पहला तरीकेकार है कि आप अपने मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन करो। जब तक आप वो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करते, तब तक आप इस डिपेंडेंसी सिंड्रोम से नहीं निकल सकते। पहला पॉइंट समझ आ गया मेरा बच्चा? अब मरियम बेटा, दूसरा भी इसका एक एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट ये है कि रिसेंट हिस्ट्री में 4 मुल्क निकले हैं इस डिपेंडेंसी सिंड्रोम से। चाइना, मलेशिया, सिंगापुर और तुर्की। कामिल, कितने मुल्क निकले? 4 मुल्क। ठीक है, सिंगापुर, मलेशिया, चाइना और तुर्की। लेकिन चारों के डिपेंडेंसी से निकलने के पीछे एक ही कॉज बताती है डिपेंडेंसी थ्योरी। ठीक है, और वो कॉज क्या है कि उस मुल्क में गलती से ऐसी लीडरशिप आ गई जिसका अपना कोई बिजनेस इंटरेस्ट नहीं था, जिसके अवाम के साथ हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट था। ठीक हो गया? गलती से ऐसी लीडरशिप आ गई जिसका ताल्लुक, ठीक है, कैपिटलिस्ट क्लास, बिजनेस क्लास के साथ नहीं था, जिसका आम आवाम के साथ ताल्लुक था। ठीक हो गया? और ये मंतक, ठीक है, ये मंतक मेरे बहनों भाइयों, ठीक है, इस्लामिक मिस्टिसिज्म काफी पहले से दे चुकी है। हजरत अली फरमाते थे कि तबाह हो गई वो कौम जिसने अपना एक ताजर, अपना हुक्मरान एक ताजर को चुन लिया। ठीक हो गया? हम सुन सुन के मर गए एक लफ्ज, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर ताजर बैठ जाएगा हुक्मरानी पे, पूरी बात समझ आ गई? ठीक हो गया? तो ये कहता है कि भाई, अगर आपने, ठीक है, अगर आपने इस डिपेंडेंसी सिंड्रोम से निकलना है तो 2 चीजें जरूरी हैं। पीपल इंटरेस्ट अलाइंड लीडरशिप, नॉन कैपिटलिस्ट लीडरशिप, नॉन बिजनेस ओरिएंटेड लीडरशिप, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लीडरशिप, और नंबर 2, ठीक हो गया, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो भी इस मुल्क से निकल, इस चीज से निकल जाएगा वो डिपेंडेंसी सिंड्रोम से निकल जाएगा, अदरवाइज आप डिपेंडेंसी सिंड्रोम से नहीं निकल सकते। ठीक हो गया? लेकिन जो लेटेस्ट क्रिटिकल स्कूल है वो ये कहता है डिपेंडेंसी थ्योरी की एक्सप्लेनेशन में कि अगर गलती से कोई ऐसा लीडर आ जाए जो इस डिपेंडेंसी को चैलेंज करेगा और थर्ड वर्ल्ड के किसी कंट्री को इस डिपेंडेंसी सिंड्रोम से निकालने की कोशिश करेगा, तो जो सेंटर ऑफ सेंटर और पेरिफेरी ऑफ सेंटर के हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ सेंटर और पेरिफेरी ऑफ सेंटर के मुमालिक हैं, वो मुमालिक उसको मलाइन करेंगे, उसे रोक स्टेट डिक्लेयर करेंगे, उसको हर तरीके से फेल करने की कोशिश करेंगे। और ये कहता है कि इनके पास सबसे बड़ा टूल होगा उस ऐसी रिजीम को फेल करने के लिए मीडिया। ठीक हो गया? तो अब समझ आ गई
कि इराक के खिलाफ इन्वेजन क्यों हुई, अब समझ आ गई कि मोमर कजाफी को क्यों फेल किया गया, अब समझ आ गई ईरान के बारे में इंटरनेशनल वेस्टर्न मीडिया क्यों लॉबिंग करता है, और अब समझ आ गई कि पिछले 2 सालों से हमारा मीडिया हमारी इकोनॉमी के पीछे क्यों पड़ा है। अगर लफाफा बहाल हो जाए ये हुकूमत कमाल। पूरी कहानी समझ आ गई? ठीक हो गया? तो ये ओवरऑल डिपेंडेंसी सिंड्रोम है। और मजे की बात, ये थ्योरी किसी, ठीक है, थर्ड वर्ल्ड के कंट्री की नहीं थी, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की थ्योरी है, रॉल्फ प्रोबिसिच की। यानी गोरा तुम्हें पढ़ा के बता रहा है कि तुम्हारे साथ हम ये कर रहे हैं, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रहे। कहानी समझ आ गई? आई होप से मेरे बच्चों को डिपेंडेंसी सिंड्रोम समझ आ गई। यही डिपेंडेंसी सिंड्रोम है, यही डिपेंडेंसी साइकिल है। आई होप से मेरे बच्चों को हर एंगल से समझ आ गई। 1 मिनट के लिए मैं कैमरा बंद कर रहा हूं। और कुछ समझ आइए जल्लो या नहीं आइए? ठीक है, अब मेरे बहन भाइयों अगली हम थ्योरी के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, बस गोरों को अल्लाह पूछेगा सोनी तू अपने अमाल से ही ना करे। ठीक हो गया? अमेरिका की साजिश है, तुम्हारी तो अपनी कोई साजिश नहीं है। ठीक है, अब मेरे बहनों भाइयों अगली जो इंपीरियलिज्म की थ्योरी है उसे इंटरडिपेंडेंसी थ्योरी कहते हैं। उसे इंटरडिपेंडेंसी थ्योरी कहते हैं। बच्चा एक्सप्लेन करना शुरू करूं? इंटरडिपेंडेंसी थ्योरी एक्सप्लेन करना शुरू करूं सोनी बेटा? पहले रेफरेंस नोट कर लो, पार्ट 1 चैप्टर 5 पेज 227 to 231। कामिल एक मोटी सी, कामिल ये जो तूने इंपोर्टेड कैट फूड वाली बात कर दी ना, एक मोटी सी बात है। देख, मैं 2 बच्चों का बाप हूं ना, मैं 2 बच्चों का बाप हूं ना कामिल। अगर मैं मुस्तफा और अब्दुल्ला को वो कंफर्ट दूंगा ना जो कंफर्ट मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, और उन्हें मैं ये रियलिटी नहीं बताऊंगा कि उनके बाप की औकात क्या है, ठीक है, तो शायद मैं उन्हें वक्ती खुशी तो दे दूं लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर मैं उनकी जिंदगी तबाह कर। सिर्फ ये बात समझने की जरूरत है ना। आगे चलूं? एग्जैक्टली जवाब। और जिसे ये बात समझ आ जाती है ना जवाब, वो आजकल ये पिछले 2 साल से मीडिया पे जो थिएटर लगा हुआ है ना जवाब, वो उसे भी अंडरस्टैंड कर लेता है कि ये बुनियादी तौर पे है क्या। शायद वो मैंने बात की थी ब्रोकर की उर्दू वाली। ठीक हो गया? थ्योरीज ऑफ इंपीरियलिज्म मेरा बच्चा, अगली थ्योरी है इंटरडिपेंडेंसी थ्योरी। पार्ट 1 चैप्टर 5 पेज 227 to 231। ठीक हो गया? अब किरण बेटा पहले एक जुमला नोट कर ले पढ़ने से पहले। किरण पुत्र एक जुमला नोट करी पढ़ने से पहले। किरण बेटा वो जुमला क्या है? डिपेंडेंसी लीड्स टू इंटरडिपेंडेंसी एंड इंटरडिपेंडेंसी क्रिएट्स मोर डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी leads to interdependency and interdependency creates more dependency. So higher the dependency, higher the interdependency, and higher the imperial outreach of that state on which you are dependent. Noted? बच्चों पूरी कहानी समझ आ गई? Higher the dependency, higher the interdependency, that in return would create more dependency and would extend the imperial outreach of that state
on which you are dependent. यानी हुजैफा, मोटी सी बात, हुजैफा अगर तू अपना घर चलाने के लिए, मैं तेरा बड़ा भाई हूं, मेरे पे डिपेंडेंट है, हर महीने तू 20-25 हजार मेरे से लेता है, तू इकोनॉमिकली मेरे पे डिपेंडेंट है, तो तेरी जिंदगी का हर चीज मेरे पे इंटरडिपेंडेंट हो जाएगा। मैं तेरी बच्चों की तालीम में तुझे मशवरे दूंगा, तुझे डिक्टेट करूंगा, मैं तेरे बच्चों की शादी के मामले में तुझे डिक्टेट करूंगा। ठीक हो गया? चुनाचे तू इकोनॉमिकली जितना मेरे पे डिपेंडेंट होता जाएगा, तेरी जिंदगी का हर एस्पेक्ट मेरे पे उतना ही इंटरडिपेंडेंट होता जाएगा, और मेरा इंपीरियल स्ट्रेच तेरे घर के ऊपर उतना ही बढ़ता जाएगा। अब कहानी समझ आ गई? सोनी बेटा कहानी समझ आ गई? अब मैं इंटरडिपेंडेंसी शुरू करवाने लगा हूं मेरा बच्चा। इंटरडिपेंडेंसी है सोनी बेटा, बस ये जरूरी नहीं है अगर वो घर में सबसे छोटा हो तो उसे पैसे भी ले लेते हैं और उसे कुटते भी हैं। ठीक है, ये लाइटर नोट पे मैंने बात की है। अच्छा, इंटरडिपेंडेंसी एक्सप्लेन करूं मेरा बच्चा? ठीक है, शिजा बेटा मेरी बात सुनो, शिजे वो मेरी बात सुन जल्दी। इंटरडिपेंडेंसी की डेफिनेशन है, ठीक है, इफ इवेंट्स इन वन स्टेट influence overall fabric of your state, such relationship would be termed as interdependency. ठीक है, वो शाजी मुझे वो मुहावरा बताएगा ना, ठीक हो गया, कि गरीब दी मर गई मां, कोई नहीं लेंदा ना, ते चौधरी दा मर गया कुत्ता, पूरा पिंड नहीं सुता। बच्चों कहानी समझ आई है नहीं आई? कामिल कहानी समझ आ गई? शिजा, राफिया, चौधरी का कुत्ता मर गया, पूरा गांव नहीं सोया, गरीब की मां मर गई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक हो गया? तो इफ इवेंट्स इन वन स्टेट, इफ इवेंट्स इन वन स्टेट, ठीक है, इन्फ्लुएंस ओवरऑल फैब्रिक ऑफ एन अदर स्टेट, ठीक है, देन, ठीक है, the later state would be interdependent on the former state। ठीक हो गया? चुनाचे अमेरिका में जो कुछ भी होगा, पाकिस्तान उससे इन्फ्लुएंस होगा। अगर पाकिस्तान अमेरिका में जिस जो भी हो रहा है उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो पाकिस्तान बुनियादी तौर पे अमेरिका के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, और ये इंटरडिपेंडेंसी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी की वजह से आ रही है। आई होप से मेरे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया। और समझ आया जल्लो या नहीं आया? ठीक हो गया? अब मेरे बहनों भाइयों, सबसे पहले इंटरडिपेंडेंसी को, ठीक है, इंटरडिपेंडेंसी के दो इंडिकेटर नोट कीजिएगा। इंटरडिपेंडेंसी का पहला इंडिकेटर है सेंसिटिविटी इंटरडिपेंडेंस। ठीक हो गया? इंडिकेटर्स ऑफ इंटरडिपेंडेंसी का पहला इंडिकेटर है सेंसिटिविटी इंटरडिपेंडेंस, दूसरा इंडिकेटर है वल्नरेबिलिटी इंटरडिपेंडेंस। शिजा बेटा बात जरा समझी। शिजा, एक मुल्क में जो कुछ हो रहा है, क्या पाकिस्तान उससे अफेक्ट होता है या नहीं होता? यस या नो? अमेरिका में जो कुछ भी हो रहा है, क्या पाकिस्तान उससे अफेक्ट होता है या नहीं होता? यस या नो? वुड बी टर्म्ड एज सेंसिटिविटी इंटरडिपेंडेंसी। ठीक है, अब सोनी बेटा मुझे एक बात जवाब दो, अमेरिका में जो कुछ होता है क्या पाकिस्तान उससे अफेक्ट होता है? यस।
सऊदी अरब में जो कुछ होता है क्या पाकिस्तान उससे अफेक्ट होता है? यस। चाइना में जो कुछ होता है क्या पाकिस्तान उससे अफेक्ट होता है? यस। क्या इथोपिया में जो कुछ होता है क्या पाकिस्तान उससे अफेक्ट होता है? नो। ठीक हो गया। क्या मलेशिया में जो कुछ होता है, ठीक हो गया, क्या पाकिस्तान उससे अफेक्ट होता है? नो। क्या म्यांमार में जो कुछ होता है मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, पाकिस्तान उससे अफेक्ट होता है? इसका जवाब है नो। ठीक हो गया। तो आप एक मुल्क के इवेंट से अफेक्ट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे, दैट वुड बी टर्म्ड एज सेंसिटिविटी इंटरडिपेंडेंस। ठीक हो गया, सेंसिटिविटी इंटरडिपेंडेंस। ठीक है साथ, ये बात समझ आ गई? दूसरा इंटरडिपेंड यानी सेंसिटिविटी क्या है साथ, यस या नो, आप अफेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। राफिया बेटा, कितने ज्यादा हो रहे हैं कितने कम हो रहे हैं, वल्नरेबिलिटी इंटरडिपेंडेंस। अफेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, सेंसिटिविटी इंटरडिपेंडेंस। और कितने हो रहे हैं, आ जाए आ जाए आ जाए, मत लो मत लो, आ जाए मेरे बेटी, आ जाए आ जाए आ जाए, लोना नहीं है मामा, आ जाती है अभी, आ जाती है मामा, ओ मामा आ जाती है, आ जाओ आ जाओ मेरे दीदी, आ जाए। अच्छा मेरी बात सुनिए ना, एक मिनट बच्चों ठहरिएगा, मैं साथ बेबी सिटिंग भी करूँ। आओ पढ़ाते हैं सारों को पढ़ाते हैं। ओके जी, सारे अब्दुल्ला से बात भी करो। ठीक हो गया। तो बच्चों, डिपेंडेंट हो रहे, सेंसिटिव हैं या नहीं, कितने हैं कितने नहीं, तो वो क्या कहलाता है, वल्नरेबिलिटी इंटरडिपेंडेंस। मरियम ले जाएं इसे। वो देखो सामने किसकी तस्वीर है, जी जी, चलो। अच्छा जी, तो मेरा बच्चा अफेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, राफिया बेटा यस या नो वुड बी टर्म्ड एज सेंसिटिविटी इंटरडिपेंडेंस। और ज्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, दैट वुड बी टर्म्ड एज हाउ वल्नरेबल यू आर, वल्नरेबिलिटी इंटरडिपेंडेंस। अब राफिया बेटा कहानी जरा समझी, कहानी जरा समझी। ठीक है, पाकिस्तान अमेरिका पे ज्यादा क्या इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है या यूएई पे? नहीं बुशरा बेटा, चल मैं सवाल रिपीट करता हूं, पाकिस्तान यूएसए पे इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट है, यस या नो? यस। क्या पाकिस्तान यूएई पे इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट है, इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है, यस या नो? यस। सोनी बेटा, ज्यादा किस पे है? किरण मैं जूती उतारूंगा, यूएसए पे। कम किस पे है? यूएई पे। तो यूएई के साथ भी पाकिस्तान सेंसिटिविटी इंटरडिपेंडेंट है, और यूएसए के साथ भी पाकिस्तान सेंसिटिव इंटरडिपेंडेंस में है। लेकिन यूएसए का हर इवेंट हमें ज्यादा वल्नरेबल करता है, और यूएई का हर इवेंट हमें कम वल्नरेबल करता है। तो अमेरिका में भी इलेक्शन हो रहा है, यहाँ के एनालिस्ट बैठ के बात कर रहे हैं, जियो बाइडेन को पाकिस्तान के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। और यूएई ने अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर इजराइल को भी रिकॉग्नाइज कर लिया, कोई एक आध प्रोग्राम के अलावा कहीं पे बातचीत ही नहीं है। बात समझ आई या नहीं आई? तो हायर द डिपेंडेंसी, हायर द हायर द डिपेंडेंसी, हायर द वल्नरेबिलिटी, हायर द इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, हायर द वल्नरेबिलिटी। ठीक हो गया। अब मेरे बहनों भाइयों, सोनी बेटा अगला कॉन्सेप्ट जरा समझिए। हम जब एक स्टेट पे हम एक स्टेट से इकोनॉमिकली जब डिपेंडेंट हो जाएंगे, सोनी बेटा हम एक स्टेट पे जब इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हम एक स्टेट पे जब इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी उस मुल्क के साथ वल्नरेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। वल्नरेबिलिटी क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि यहां पे आपको तीन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी का सामना करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि रिचर्ड रोसीक्रेंस ने एक्सप्लेन की। ठीक है, जो कि रिचर्ड रोसीक्रेंस ने एक्सप्लेन की। ठीक है, पाकिस्तान अपनी ट्रेड के लिए यूएसए पे डिपेंडेंट है, पाकिस्तान
अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए डिपेंडेंट है और पाकिस्तान अमेरिका पे, ठीक है, कैपिटल के लिए इंटरडिपेंडेंट है। सोनी बेटा ऐसे ऐसे समझिए, ठीक है, कि अमेरिका हमारे ट्रेड को आईएमएफ के जरिए ज्यादा डिक्टेट करता है या यूएई? अमेरिका। हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, हमारी एक्सचेंज रेट, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी, वो अमेरिका ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है आईएमएफ के जरिए या यूएई? इसका जवाब है अमेरिका। और हम पैसे के लिए, हार्ड डॉलर्स के लिए, अमेरिका आईएमएफ पे ज्यादा डिपेंडेंट है या यूएई पे? अमेरिका पे। बात समझ आई नहीं है? तो जितनी वर्नरेबिलिटी उतना आपका ट्रेड, मॉनेटरी पॉलिसी और कैपिटल, ठीक है, उस मुल्क पे इंटरडिपेंडेंट होता जाएगा। यहां तक बात समझ आ गई? तुझे इस बाजार का दस्तूर मैं सिखा नहीं सकता, जो बिक गया वो खरीदार हो नहीं सकता। अब राफिया बेटा, ठीक है, हायर वर्नरेबिलिटी interdependence means higher trade interdependence, higher monetary interdependence and higher capital interdependence। ठीक हो गया? या इसे बिल्कुल ऑपोजिट कर दे, शिजा बेटा, हार्ड कैश इज कैपिटल, पाकिस्तान को डॉलरों की जरूरत है, कैपिटल। मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, करेंसी एक्सचेंज रेट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या होगी, करेंसी डिवैल्यूएशन सिस्टम क्या होगा, मार्केट रेगुलेशन पॉलिसी क्या होगी। मॉनेटरी मीन ओवरऑल गवर्नेंस, फिस्कल गवर्नेंस को मॉनेटरी पॉलिसी क्या, इंटरेस्ट रेट कितना होगा, वगैरह 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 वगैरह। ठीक हो गया? अच्छा शिजा बेटा, इसे उल्टे तरीके से भी तू इंटरप्रेट कर सकती है, ठीक है। जिस मुल्क पे ज्यादा ट्रेड इंटरडिपेंडेंसी, जिस मुल्क पे ज्यादा मॉनेटरी इंटरडिपेंडेंसी, जिस मुल्क के ऊपर ज्यादा कैपिटल इंटरडिपेंडेंसी, वो स्टेट के इवेंट्स आपको ज्यादा वल्नरेबल करता है। डन हो गया मेरा बच्चा? ठीक हो गया? अब शिजा बेटा, ये कहता है कि मामला सिर्फ इकोनॉमी के डोमेन में नहीं रह जाएगा। जब आप एक मुल्क के साथ वनरेबिलिटी इंटरडिपेंडेंसी में आ गए, जब आप वनरेबिलिटी इंटरडिपेंडेंसी के अंदर शिजा बेटा आ गए, तो मामला सिर्फ इकोनॉमी तक नहीं रह जाएगा, बल्कि आप एक कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस में प्लग्ड इन हो जाएंगे, जो कि एक्सप्लेन किया कहोने ने। ठीक है, ये कहता है कि आप सिर्फ फिर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी में नहीं रह पाएंगे, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस में प्लग इन हो जाएंगे। चुनाचे उस मुल्क के मल्टीपल इश्यूज आपको अफेक्ट करेंगे। उस मुल्क का इलेक्शन, ठीक है, उस मुल्क की किसी दूसरे मुल्क के साथ जंग, मल्टीपल इश्यूज आपको अफेक्ट करेंगे। ठीक हो गया? फिर मल्टीपल चैनल्स के जरिए आप अफेक्ट हो गए। ठीक हो गया? डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए, पॉलिटिकल चैनल्स के जरिए, सोशल चैनल्स के जरिए, बिजनेस चैनल्स के जरिए। और ये कहता है कि मल्टीपल एक्टर्स आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक हो गया? हमारे वजीर आजम को उनकी एक कंपनी का मालिक भी फोन करेगा, आपका वजीर आजम मार्क जुकरबर्ग को खत लिखेगा, जानी प्लीज। ठीक हो गया? तो उनके बिजनेस कम्युनिटी, उनके सियासतदान, उनके जर्नल, उनकी मल्टीनेशनल कंपनीज, उनकी बिजनेस कम्युनिटीज। तो ये कहता है कि जितनी आपकी इकोनॉमिक डोमेन्स में इंटरडिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी, आपके, ठीक है, मुल्क के मल्टीपल इश्यूज को, मल्टीपल चैनल्स को, मल्टीपल एक्टर्स को वो स्टेट इन्फ्लुएंस करेगी, या उस मुल्क के मल्टीपल इश्यूज, मल्टीपल चैनल्स, मल्टीपल एक्टर्स आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक हो गया? चुनाचे चुनाचे मेरा बच्चा, हायर द डिपेंडेंसी, हायर द इंटरडिपेंडेंसी, that would create more dependency and
हायर द इंपीरियल इम्पैक्ट। पूरी बात समझ आ गई? ठीक हो गया। अब शिजा बेटा, यहाँ पे एक टर्म है जो मैं बताना भूल गया। शहबाज, एक टर्म है जो मैं बताना भूल गया। एक टर्म होती है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंसी, एक टर्म होती है नेगेटिव इंटरडिपेंडेंसी। ठीक हो गया? नेगेटिव इंटरडिपेंडेंसी ये है कि जब, ठीक है, आप ज्यादा डिपेंडेंट हो। ठीक हो गया शिजा बेटा, बात समझ आ गई? नेगेटिव इंटरडिपेंडेंसी क्या है कि जब आप उसके बेनिफिशियरी हो, जबकि पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंसी ये है कि वो आपका भी बेनिफिशियरी है, आप उसके भी बेनिफिशियरी। बात समझ आ गई शिजा? तो अगर आप अकेले डिपेंडेंट हो, आप बैंड वैगनर हो, ठीक हो गया, आप सिर्फ और सिर्फ उनसे यूटिलाइज कर रहे हो, उनका फायदा उठा रहे हो, तो नेगेटिव इंटरडिपेंडेंसी है। और अगर म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप है तो पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंसी। अब शिजा मुझे एक बात जवाब दो, इकोनॉमी की मद में पाकिस्तान ज्यादा स्टेबल या इंडिया? बिजनेस इंटरेस्ट दुनिया के मुल्कों के इंडिया के साथ ज्यादा या पाकिस्तान के साथ ज्यादा? इंडिया। ठीक हो गया? सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान, ठीक है, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंसी या नेगेटिव इंटरडिपेंडेंसी? सऊदी अरब के साथ नेगेटिव इंटरडिपेंडेंसी, और इंडिया और यूएई की आपस में पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंसी या नेगेटिव इंटरडिपेंडेंसी? पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंसी। तो कश्मीर इशू के ऊपर दुनिया इंडिया का साथ देगी या पाकिस्तान का साथ देगी? इंडिया। गुड, शाबाश। इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ कश्मीर इशू समझ आ गया? ठीक है राफिया बेटा, ठीक है। गिरो तो साथ गिरे शाने शाह सवारी भी, गिरो तो साथ गिरे शाने शाह सवारी भी, जवाल आए तो अपने पूरे अरूज पर आए। आज ये शेर समझ आ गया? तुझे इस बाजार का दस्तूर मैं सिखा नहीं सकता, जो बिक गया वो खरीदार हो नहीं सकता। अब राफिया कहेगी सर ट्रांसलेट, तो इसका मतलब है बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। डन हो गया मेरा बच्चा? डन हो गया? पूरी गेम समझ आ गई? मैंने तुम्हें हर एंगल से, हर एंगल से, हर एंगल से इकोनॉमी पढ़ा दी है। ठीक हो गया? मैंने पहले एक चैलेंज पिच किया था, ठीक है, कि इस सेशन के बाद इंशाल्लाह ताला तुम्हें इकोनॉमी बोर नहीं लगेगी, तुम्हें दुनिया की बेहतर समझ आएगी। मुझे नहीं पता मैं उस चैलेंज में कामयाब हूँ या नहीं हुआ, लेकिन मुझे ये पता है कि आप दुनिया की इकोनॉमी को, पाकिस्तान की इकोनॉमी को, इकोनॉमी की बुनियाद पे करंट अफेयर और पाक अफेयर के किसी भी टॉपिक को तुम लोग बेहतर एनालाइज कर सकते हो। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? ठीक है, चलो मेरे बहनों भाइयों, अगली क्लास के अंदर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।